गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। तो जितने भी क्लास 9th के हमारे प्यारे छोटे लाल पीले नीले बच्चे इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी को मैं स्वागत करता हूं, उन सभी का हमारी इस क्लास में। तो क्लास 9th की ये क्लास है इस समय, और यूरोप में समाजवाद जो है वो हमारा चैप्टर जो है भैया वो चल रहा है। अब क्लास शुरू होने से पहले ही कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे हमारी क्लासेस को रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, अच्छे तरीके से रेगुलर आते हैं, कई बच्चे मैं देखता हूँ, कमेंट्स वगैरह चेक करता हूँ, तो यार रेगुलर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं, जिनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि भैया मिस कर जाते हैं वो कई सारी क्लासेस। सेकंड चीज़, हमारा जो ये हिस्ट्री के जो चैप्टर है, इतिहास के जो चैप्टर हैं, ऑलरेडी काफ़ी लंबे चल रहे हैं। तो आज भी हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि केवल और केवल पढ़ाई से जुड़ी हुई बातचीत करें, उससे ज़्यादा इधर उधर की बातें हम ना करें। कारण क्योंकि भैया आपका समय बहुत कीमती है, और आपके समय के साथ साथ आप लोगों का डेटा भी बहुत कीमती है, क्योंकि आप लोगों की 35-40 मिनट 30-40 मिनट की जो क्लास होती है वो काफ़ी डेटा कंज्यूम करती है। अब उस क्लास के अंदर अगर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट करा सके, तो आई डोंट थिंक कि उससे बेहतर चीज़ कुछ आपके लिए और हो सकती है। तो बिना समय को व्यर्थ करे मैं क्लास को अब शुरू कर रहा हूं, और गुड इवनिंग पहले ही कह देता हूं सभी प्यारे बच्चों को, ठीक है। और मैं एकदम बढ़िया हूं। इससे पहले बच्चे पूछना शुरू करें भैया कैसे हो, तो मैं बता देता हूं मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूं, एकदम बढ़िया हूं। अब शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को, जो कि काफी आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो यूरोप में समाजवाद हमारा ये चैप्टर है इतिहास का। इसका जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद से आप लोग क्या समझ पा रहे होंगे, इसके बारे में आप लोग कमेंट से मुझे बताएंगे जरूर कि यार रूस में समाजवाद के बारे में आप लोगों को क्या क्या डिटेल्स पता है। अगर नहीं पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अगर पता है तो आप डिटेल्स को इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी कि कितने बच्चे हैं जो कि हमारी क्लासेस को देखते हैं, वो कितना ज्यादा जानते हैं इतिहास के बारे में या हमारी जो सिलेबस है उसके बारे में। फटाफट से कमेंट्स में अपना आंसर जरूर देना है आपको, जल्दी से दीजिए। रूस में समाजवाद हम जो है वो पढ़ रहे हैं। अब रूस आप जानते हैं, समाजवाद के बारे में भी आप जानते हैं। समाजवाद एक तरह की क्या है भाई, विचारधारा ही हो गई एक तरीके से, जैसे आपकी उदारवादी, समाजवादी, रेडिकल, है ना, ये सारे आपकी विचारधाराएं हैं। तो उसी तरीके से हमारी ये विचारधारा हो गई है। तो रूस में समाजवाद से मतलब ये है कि रूस के कुछ समाजवादियों का मानना था कि मीर को जमीन सौंपने की पुरानी परंपरा के कारण रूस के किसान प्राकृतिक रूप से समाजवाद के लिए ही बने थे। यानी कि इसको समझना होगा, इसके इतिहास को जानने का प्रयास करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज मैं बोल देता हूं कि अगर आप लोग इधर उधर के प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि मैं कमेंट्स बाद में चेक करता हूं या जैसे भी चेक कर पाते हैं हम कमेंट्स को, तो इधर उधर के सवाल, जैसे कि यार हम पढ़ाना स्टार्ट करा हमने रूस में समाजवाद, और बच्चे पूछने लग गए भैया रूस की क्रांति क्या है। अरे तो भाई, अगर पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए हमारा कि पहले हम सीख लें। टीचर कौन है भाई, हम है ना टीचर, तो हमें पता है कि आप लोगों को कैसे किस तरीके से चीजें समझ आएंगी। तो आगे भागने की जरूरत नहीं होती है। आगे भागने से क्या होता है, आगे भागने से परेशानी होती है क्लास को। तो सभी बच्चे जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि कमेंट्स में वो अपना फीडबैक छोड़ें, या क्लास के एंड में फीडबैक भी छोड़ेंगे, और साथ ही साथ आप अपने डाउट छोड़ सकते हैं। लेकिन डाउट का मतलब ये नहीं होता है कि टॉपिक पढ़ाना शुरू नहीं किया है और पहले ही आप लोगों ने डालना चालू कर दिया है। भाई टॉपिक पढ़ो, खत्म करो, फिर मिस कुछ हो गया है, कोई चीज नहीं समझ में आई है तो पूछो। ये नहीं होता है कि मैंने रूस में समाजवाद हेडिंग बोली और बच्चे ने पूछ लिया रूस की क्रांति क्या है। तो इस तरीके की फालतू के सवालों को क्या करना है भैया, अवॉइड कर देना है, ठीक है। चलो वापस आते हैं, समय व्यर्थ होता है इससे। रूस के कुछ समाजवादियों का मानना क्या था कि जो मीर की, जो बेसिकली हमारी जो मीर को जमीन सौंप देते थे ना, मीर यानी कि जो एक तरीके से हमारी जो क्लब टाइप जो था, कि भैया किसान क्या करते थे, मीर को जमीन सौंप देते थे और कहते थे यार ये हमारी एक्स्ट्रा जमीन है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए, आप एक तरीके से हमने आपको जमीन दे दी है ना, आप ये जमीन गरीब किसानों में बांट दीजिए।
पढ़ा भी था हमने हमारी पिछली क्लास में इसके बारे में। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि वहां पर मीर की जो एक प्रथा जो एक चल रही थी कि मीर को जमीन सौंपेंगे और जो मीर है वो क्या करेगी, बाकी के जो किसान हैं उनमें अच्छे तरीके से वितरण कर देगी बराबर बराबर। तो इस प्रथा के कारण इन किसानों में समाजवाद की जो धारणा है, यानी कि समाज को आगे रखना, खुद से ज्यादा समाज को आगे रखना है कि यार समाज की भलाई होनी चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, समाज के हित में होनी चाहिए। तो इस चीज को लेके समाजवादी जो धारणा है वो काफी ज्यादा ऑलरेडी बहुत बढ़ गई थी। समझ में आ रहा होगा तो आपको कि मीर की जो परंपरा मैंने बताई थी आपको, यार वो जमीन सौंप रहे थे, उसकी वजह से समाजवादी जो धारणा है, भावनाएं जो है वो यहाँ के किसानों में ऑलरेडी काफी ज्यादा थी। उन्हें लगता था कि मजदूरों की बजाय किसान ही उस क्रांति का आधार बनेंगे। उन्हें क्या लगता था, उन्हें यह लगता था कि मजदूर नहीं कर पाएंगे, किसान कर सकते हैं, मजदूरों के बस की नहीं है। मजदूर तो बेचारा अपनी दिहाड़ी कमाता है, दिहाड़ी कमाकर क्या करता है, क्या दिहाड़ी कमाएगा, दिहाड़ी कमाने के बाद क्या करेगा भाई, वो दिहाड़ी कमाने के बाद उसको खर्च कर देगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कई बच्चे, मैंने क्लास में देखता हूं कमेंट्स वगैरह पूछते हैं कि सर इन चीजों को याद रखना है कि रटना है। अब आप लोग इसी तरीके से बात कर रहे हो, ये तो वही बात हो गई है कि भैया क्लास में आकर आपको पढ़ाना है हमें या आपको गेम खिलाना है, दो अलग चीजें हो गई ना। भैया मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, पढ़ाने आता हूँ आपको या गेम खिलाने आता हूँ? पढ़ाने आता हूँ, गेम नहीं खिलाऊंगा। गेम आपको कौन खिलाएगा? पीटी टीचर खिलाएंगे आपको, फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर खिलाएंगे आपको, मैं तो नहीं खिलाऊंगा। खेल जरूर लूंगा आपके साथ फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में, लेकिन खुद नहीं खिलाऊंगा आगे, खुद में आगे आपको सोशल साइंस ही पढ़ाऊंगा। तो ठीक भाई उसी तरीके से रटना कहाँ है, रटने की जरूरत नहीं होती है। रटना क्या है, ये रटना होता क्या है? रटना कुछ भी नहीं होता, बर्बादी होती है रटना। और क्या होता है, तुम रटोगे 4 दिन बाद दोबारा उसको नहीं पढ़ोगे, नहीं रटोगे तो फिर भूल जाओगे, भूल जाओगे तो क्या होगा, एग्जाम में बैठोगे तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो एग्जाम के बाद होश आएगा कि यार चीज़ों को समझ लिया होता तो बढ़िया होता। अगर मुझे रटवाना होता तो मैं ये ना कह देता कि मैं लिख कर ले आया हूँ बेटा, इसे देख लो, रट के याद कर लेना, आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों कहानी बनाकर आप लोगों को समझा रहा हूँ? कहानी इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ सके। समझे कि नहीं समझे? तो समझिए बात को और ध्यान से सुनिए। हमें ये पता था कि जो मीर है ना, एक संस्था है एक तरीके से, जो क्या करती है, जो अमीर किसान है जिनके पास जमीनें ज्यादा है, पैसा है, और इस वर्ष वो अपनी जमीन नहीं उगा रहे। या अगर मैं सिंपल एक उदाहरण दे देता हूँ कि एक बच्ची है हमारी अफसाना, कोई भी नाम ले लीजिए, अफसाना ले लीजिए, करण ले लो, तरुण ले लो, राहुल ले लो, अक्षय कुमार ले लो, सलमान खान ले लो, शाहरुख खान ले लो, अमिताभ बच्चन ले लो, कोई भी नाम ले लो। तो भैया हमारा ये बच्चा है, इसके पास जमीन बहुत है, इतनी जमीन है कि इसने बोला कि यार पूरी जमीन पे तो खेती नहीं करेंगे, काम करते हैं अपने जिस पर हमें काम करना है उस पर हम रख लेते हैं, और बची हुई जितनी भी शेष जमीन है मीर को दे देते हैं। संस्था है मीर, एक दे दी, सॉरी संस्था दे दी, संस्था को जमीन दे दी बेसिकली। आपकी तरह के और भी लोग हैं, कितने सारे नाम मैंने लिए, वो भी जो है भैया नाम, वो भी उसमें ऐड हो गए, उनकी जमीनें भी ऐड हो गई। अब मैं हूं मीर, समझ लो मैं मीर हूं, मैं संस्था हूं, अकेला संस्था हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं कि यार चलो एक काम करते हैं, बहुत जमीन आ गई है, अब ये देखा जाए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे प्रांत में कितने किसान बेचारे ऐसे हैं जो कि भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है खुद की, या जिनकी भूमि साहूकारों ने, लैंडलॉर्ड्स वगैरह ने हथिया ली है। उनको पता लगाओ और उनसे पूछो खेती करनी है आपको। जब इस सारा की सारा आंकड़ा मैंने पता लगा लिया तो उसमें कुछ ऐसा चीज निकल कर आई कि टोटल मेरे प्रदेश में 10,000 किसान हैं। अब मैं क्या करूंगा, वो जो जमीन के जो टुकड़े थे या जो वो भूमि थी जो कि मुझे उन बड़े किसानों से हासिल हुई या उनकी मर्जी से, ठीक है, उनकी मर्जी से जो मुझे हासिल हुई, उस जमीन को मैंने उन 10,000 किसानों में, कोई कितने भी नंबर आप ले लो, 10,000, 1,000, 5,000, 500, 10, है ना, जितनों को जरूरत थी उन सभी में मैंने उस जमीन का एक समान वितरण कर दिया कि लो भाई ये जमीन, ये जमीन, ये जमीन। अब एक समान वितरण का मतलब ये नहीं है कि कोई 10 सदस्यों का परिवार है उसको भी उतनी जमीन दी है और कोई 2 परिवार सदस्यों का परिवार है उसको भी उतनी जमीन दी है। नहीं, सदस्य कितने हैं उस परिवार में, इन चीजों का भी ध्यान रखा गया कि यार एक परिवार की जरूरत कितनी है।
अगर 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों के हिसाब से उसको जमीन देनी पड़ेगी, 2 सदस्य हैं तो भैया 2 सदस्यों के हिसाब से जमीन देनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार की मैंने कैलकुलेशन करी और एक स्थिति बनाई। अब क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया के कारण, इस पूरे चक्र के कारण जो हमारे आपस के जो किसान के जो आपस में किसानों के जो संबंध थे वो बहुत मजबूत थे, भाईचारा बहुत था। अब भाईचारा बहुत था तो यहाँ पर एक और फायदा जो हमें देखने को मिलता है, और वो फायदा क्या हो जाता है कि यार समाजवादी जो भावना है समाज को आगे रखने की, भाई किसान क्या है, भाई है हमारे एक तरीका। अगर मैं मीर हूँ, मैं किसान हूँ, तो मैं यही तो कहूँगा यार ये तो किसान भाई है हमारे, हम एक ही समाज का हिस्सा है, ये हमारा समाज है, हमारा परिवार है। तो हम क्या करेंगे, ये समाजवादी धारणा इन लोगों में नेचुरली ही आ गई थी, अपने आप आ गई थी। ठीक है, अपने आप आ गई। उन्हें क्या लगता था, साथ साथ उन्हें एक ये भी लगता था कि मजदूर भी थे, किसान भी थे, लेकिन उनका मानना ये था कि यार मजदूरों के बस की नहीं, मजदूरों के पास ना पैसा, ना उनके पास ऐसा कोई फिक्स रोजगार, ना ही किसानों की तरह भैया वो इस तरीके से काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। वो खेती कैसे कर लेगा कोई मजदूर, खेती हर मजदूर अलग होता है और एक नॉर्मल मजदूर अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। सीख सकते हैं दोनों एक दूसरे का काम, पर अंतर होता है, बिना सीखे नहीं कर पाएंगे। तो मजदूर ये काम नहीं कर पाएंगे, ये काम किसान ही करेंगे, इस क्रांति को लाने का काम किसान ही कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को ये भी प्रश्न मन में आ रहा है कि सर आज भी समाजवादी लोग होते हैं क्या? जी हाँ, भारत ही ले लीजिए आप। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारत में आपको उदारवादी लोग भी मिलेंगे, लिबरल्स भी मिलेंगे, आपको रेडिकल भी मिलेंगे, आपको समाजवादी लोग भी मिलेंगे। ठीक है, आपको उदारवादी, रेडिकल, समाजवादी और कट्टरवादी जो एकदम कट्टरता के साथ चलते हैं, हर प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे भारत जैसे देश में, या किसी भी देश में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, उन्हें यह भी लगता था कि अन्य देशों की तुलना में रूस ज्यादा तेजी से समाजवादी बन सकता है। यानी कि यहाँ पर बात अब केवल एक परिवार, एक प्रांत या किसी आसपास के किसी क्षेत्र की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है संपूर्ण रूस की, कि अब रूस जो है इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि 85% तो किसान ही थे भाई। एटी 85% तो किसान ही थे टोटल पॉपुलेशन का। अगर इन किसानों में ही समाजवादी भावना आ जाए, जो कि आ चुकी थी, तो आप लगाइए कि सीधा सीधा आपका समाज का 85% हिस्सा तो समाजवादी बनी गया। तो वहां पर इसी कारण से जो जिक्र चल रहा था कि यार रूस को समाजवादी बनना है, या बन चुका है रूस समाजवादी, इसके ऊपर थोड़ी बहुत बहस वहस चल रही थी। अब जब यहां से कहानी आगे बढ़ी है, अच्छा ठीक है, और कोशिश हमारी बेटा जल्दी करवाने की ये भी है कि यार जल्दी करवाने के पीछे रीजन ये है कि यार जल्दी जल्दी हमारे लेक्चर सब हो जाएं, काफी लंबा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में रूस के गांवों में समाजवादी पूरी तरह सक्रिय थे। यानी अगर मैं 19वीं सदी की बात करता हूं तो वहां पर जितने भी गांव थे उन सभी में समाजवादी जो है बिल्कुल सक्रिय, एक्टिव। तुम नाम लो और वो आ जाएंगे उठ के, अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ किसको मारना है, बताओ, अरे भाई क्या हो गया, तुम्हारे साथ ऐसा किसने कर दिया, कुछ इस तरीके का भाव था वहां पर। यानी कि तुमने आवाज लगाई नहीं, तुमने तेज भी मत बोलो, तुम ही बोलो भाई, बिल्कुल धीरे धीरे, अरे भाई आइयो यार, देखियो क्या हो गया, देखियो साहूकार लूट रहा है यार उसको, तो 2 मिनट लगाते थे। इस लेवल का इनका पूरा की पूरा यहाँ पर क्या हो गया था, स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया था। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1900 में हुई थी। इस पार्टी की मांग थी कि सामंतों की जमीन किसानों को दे दी जाए। इस वाली लाइन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट यानी कि जो कि सोसाइटी को लेकर आगे बढ़ रही हो, समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रही हो। रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति, रिवोल्यूशन लाना चाह रहे हैं हम, क्रांति लाना चाह रहे हैं, बदलाव लाना चाह रहे हैं। पार्टी आपको पता ही है, दल की स्थापना 1900 में हुई और इस पार्टी की मांग जो थी वो थी कि सामंतों की जमीन किसानों को दे दी जाए। यानी कि जो सामंतों की जो जमीन है वो सामंतों को नहीं, भाई सामंतों को थोड़ी खेती करनी है उसमें,
हमें करनी है खेती, तो सामंत को तो कोई खेती नहीं करनी, हमें करनी है, हमें दो भाई तुम, सारी जमीन दो तुम हमें। कुछ इस तरीके की सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी उसकी एक मांग हो गई थी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ भाई क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अपना बेटा सभी बच्चे, बीच बीच में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग अपना जो पूरा फोकस है ना यार, वो प्लीज स्टडी में ही रखो, इधर उधर की बातें ना करिएगा, ठीक है, पढ़ाई में ध्यान रखिएगा। चलो, अब सोशल डेमोक्रेटिक किसान या सोशल डेमोक्रेट किसानों के अधिकारों के मामले में सोशल रिवोल्यूशनरी से सहमत नहीं थे। समझिएगा इस बात को कि जो सोशल डेमोक्रेट किसान जो थे या उनके जो अधिकार थे वो सहमत नहीं हो पा रहे थे सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी से। लेकिन लेनिन का मानना था कि किसान समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एकता की कमी थी। अब देखिए कमाल की बात, ये देखिए हम ये देख रहे हैं अब तक तो कि यार किसानों में बड़ी एकता है, वहीं दूसरी तरफ लेनिन ये कह रहा है कि यार नहीं, बिल्कुल एकता नहीं है, मैं नहीं मानता कि एकता है। लेनिन को यह भी लगता था कि पार्टी में अनुशासन, सदस्यों की संख्या और क्वालिटी को नियंत्रित करने की जरूरत थी। तो टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पर ना, एक बड़ा अजीब सी स्थिति हो रही है। किसानों को लगता था या बाकी के लोगों को लगता था कि किसानों में बड़ी ही भाईचारा है, बहुत अच्छी एकता है उनमें, समाजवाद बहुत अच्छे तरीके से है। लेकिन लेनिन का ऐसा मानना नहीं था। लेनिन कहता था कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, किसानों के बस की भी नहीं है एक, और जो दल होगा, जो पार्टी हमारी होगी, उसमें एक ठहराव की जरूरत है, एक अनुशासन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, सदस्यों की संख्या और क्वालिटी पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा लेनिन का मानना था। तो यहाँ पर लेनिन एक पार्टी का एक बेसिकली एक लीडर की तरह खुद को मान के या सोच रहा था कि यार ऐसे कुछ होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में किसानों ने काफी कुछ करा, मीर को अपनी जमीनें दी, उससे बेचारे गरीब किसानों को जमीनें मिली, तो भाईचारा तो था उनमें। ऐसा नहीं कह सकते कि भाईचारा उनमें नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो वाला पार्ट हमने कर लिया है समाप्त। अब हमारा आ गया है भैया 1905 की क्रांति। तो धीरे धीरे हम हर टॉपिक पे आ रहे हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, 1905 की क्रांति, यानी 1905 में भी इतनी मुश्किल इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो पार्लियामेंट के प्रति जार की कोई जवाबदेही नहीं थी। मतलब कहने से ये निकल सकता है कि जो जार था वो जवाबदेही नहीं था। किसको? संसद को। पार्लियामेंट को हम संसद बोल रहे हैं। अब क्योंकि वो जवाबदेह नहीं था तो तानाशाही पॉसिबल थी फुल। भाई अगर आप जवाबदेही नहीं हो जनता के, संसद के, सरकार के, किसी के, तो आप जाहिर सी बात है आप तानाशाही कर रहे हो, तभी आप जवाबदेही नहीं हो। भाई जिन्होंने अगर आपको चुना है, कुछ भी ऐसा प्रोसेस रहा है, तो वहां पर आप जवाब दे रहोगे। जैसे भारत में सरकारें जवाबदेह हैं, वह क्या था, निरंकुश हो गया था। सोशल डेमोक्रेट, सोशल रिवोल्यूशनरी और लिबरल्स 1905 के आंदोलन में संविधान की मांग कर रहे थे। उन्हें मुस्लिम बहुल इलाकों में जदीदियों से भी समर्थन मिल रहा था जो इस्लाम के आधुनिकरण की मांग कर रहे थे। यहां से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आता है जदीदियों, इस्लाम के आधुनिकरण की मांग। इस्लाम के आधुनिकरण की मांग से क्या तात्पर्य है? आधुनिकरण होता है मॉडर्नाइजेशन, यानी कि जब आप चीजों को नया बनाने का प्रयास करते हो। क्या करते हो? नया बनाने का प्रयास करते हो। अब आप इस्लाम के आधुनिकरण से क्या कर रहे हो कि आप इस्लाम के अंदर, या कोई भी अन्य भी धर्म हो सकता है इसकी जगह पर, अगर हम इस्लाम का यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, तो इस्लाम के आधुनिकरण की अगर मांग की बात करी गई है तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम के अंदर कोई ऐसी धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, कोई ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम है, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनसे उन्हीं के ही लोगों को या उन्हीं के ही समाज को या उनके आसपास मौजूद जो समाज है उनको
काफी हानि उठानी पड़ रही, काफी क्षति उठानी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम का जो आधुनिकरण की जो मांग करी गई थी वो इसी कारण से करी गई थी ताकि जो खराब चीजें हैं उनको फिल्टर करा जा सके। हर जगह होता है, हर जगह ऐसी कहीं ना कहीं मांग करी गई। जैसे आपके हिंदू उसमें सती प्रथा हो गई, उस बाल विवाह हो गया, है ना, इन सभी का विरोध काफी करा गया। अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि जैसे इस्लाम में जो 3 तलाक जो हमें देखने को मिलता है, ट्रिपल तलाक जो हमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर सरकार ने बंदिश लगा दी। समझ रहे हैं आप? तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये फिल्टर हो रही हैं चीजें, यानी कि उनको अगर ऐसा लगता है किसी देश के संविधान का, को ऐसा लगता है कि यार ये पालन नहीं हो रहा है संविधान का, तो कोई भी रिलीजन, कोई भी मान्यता संविधान से बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान ही है जिसने बेसिकली, हमारे भारत का भी अगर हम उदाहरण लेते हैं तो संविधान ही है जिसने इस देश को अभी तक बांध के रखा है, लोगों के अधिकार उनको दे रखे हैं। यदि संविधान को हटा लिया जाए और सब लोग अपनी मान्यताओं, अपने जो उनके विचार हैं, उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, उनके जो धर्म हैं, अगर सब उन्हीं के हिसाब से मानकर चलें तो हम लोग शायद 1 महीना भी, ज़्यादा बोल दिया है मैंने, कुछ दिन भी ढंग से नहीं रह पाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें क्लैशेस देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाए और गृह युद्ध जैसी स्थिति भी पनप जाए। तो यही कारण है, ठीक है, कि आधुनिकरण की मांग करी गई। हर जगह से आधुनिकरण की मांग करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं जब हम, तो हम क्या देखते हैं, रूस के मजदूरों के लिए, ठीक है, सुनिए, रूस के मजदूरों के लिए 1905 मुश्किल से भरा समय था। क्योंकि भैया क्या है, 1905 में बड़े ड्रामे हुए हैं, बहुत हंगामे हुए हैं 1905 में, तो बड़ा ही मुश्किल समय था उन लोगों के लिए। जरूरी सामानों की कीमत इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आ गई। वेतन कम हुआ, महंगाई बढ़ गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई। अब भैया जो गरीब किसान है, मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, सुबह कमाता है, शाम को खाना खा लेता है, अगले दिन फिर कमाता है। अब उस व्यक्ति को, जिसकी वेतन तो हो गया है कम और महंगाई हो गई है ज्यादा, किस प्रकार वो अपने परिवार को पाल सकता है। मजदूरों के संगठन में सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि मजदूरों को मजा नहीं आ रहा था, काम नहीं मिल रहा था, काम मिल रहा था तो वेतन कम था, वेतन कम था तो मेहनत ज्यादा थी, है ना, और महंगाई भी बढ़ रही थी। तो क्या करा, किस मजदूरों ने भी दुखी हुए और कहे कि हम नहीं करेंगे काम, कुछ दिन हम भूखे रहकर काम चला लेंगे, कम में काम चला लेंगे, पर अब हम काम नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इन क्लब्स को ज्वाइन करेंगे, इन संस्थाओं को, इन संगठनों को ज्वाइन करेंगे और मांग करेंगे, ठीक है, इनके साथ जुड़ेंगे। तो संख्या बढ़ने लगी, जैसे जैसे लोग दुखी होने लगे, सारे लोग रिबेलियस होने लगे, विरोध करने लगे, तो भैया बढ़ने लग गई संख्या। असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन करा गया 1904 में। कब करा गया? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स का गठन 1904 में हुआ। ठीक है, याद रखना है, जो मैंने हाईलाइट करी है इसको आपको बस याद कर लेना है कैसे करके, चाहे बार बार रिवीजन करके आप याद करो, चाहे कैसे ही याद करो, पर करना जरूर है। इसके 4 सदस्यों को पुतिलोव आयरन वर्कर्स से निकाला गया था। तो मजदूरों ने आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया कि भैया, छेड़ने का ऐलान कर दिया कि यार अगर आपने हमारे इन सदस्यों को निकाल दिया, किस बेसिस पे निकाला भाई आपने? मान लीजिए आप सभी बच्चे क्लास में बैठे हैं और मैं कह दूं कि यार एक काम करो, कुछ बच्चों के नाम लूंगा कि यार चलो महफूज, खुशी हो गई, अवंतिका हो गई, या कोई और राहुल हो गया, रोहित हो गया, कोई बच्चा ने कहा खड़े हो तुम 4-5 बच्चे और बाहर चले जाओ, निकल जाओ, क्लास में कभी मत आना, पूरे साल भर क्लास में मत आना। क्या होगा? 1 आध दिन तक तो ठीक है, चलता है कि 1 दिन की पनिशमेंट दे दी, पूरे साल तक नहीं आना, अरे पेपर कैसे देंगे, पढ़ाई कब करेंगे? तो इसके विरोध में पूरी क्लास ने क्या कर दिया भैया, विरोध कर दिया कि हम तो आंदोलन छेड़ देंगे, अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहन करेंगे हम। तो कुछ इस प्रकार का यहां पर हमें चीजें देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो इसी के साथ क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से अधिक मजदूर हड़ताल पर चले गए। 1,10,000 मजदूर
भाई साहब इतना बड़ा नंबर होता है, ये काउंट करके देख लो, ठीक है। 1 से 1,10,000 तक काउंट करो, एक एकम एक, ऐसे है ना, 1 हो गया, 1 2 3, इस तरीके से जाओ 1,10,000 तक, गड़बड़ कर जाओगे भाई साहब भयंकर। इतना बड़ा नंबर, इतने बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो एकत्र हुए। वे दिन के 8 घंटे की शिफ्ट, वेतन में बढ़ोतरी और कार्य स्थिति में सुधार की मांग कर रहे थे। क्या मांग कर रहे थे वे? मांग थी इनकी कि भैया हमें 8 घंटे की शिफ्ट चाहिए, ठीक है, और वेतन में हमें बढ़ोतरी चाहिए, साथ साथ कार्य स्थिति में सुधार की मांग इन्होंने करी कि यार कार्य स्थिति हमारी सुधार दो, ये नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ये हमसे नहीं हो पाएगा भैया, कर दो, ठीक कर दो बस स्थिति को कैसे भी करके। फिर आता है हमारा खूनी परिवार। खूनी परिवार, परिवार की रविवार है भाई, खूनी परिवार की खूनी रविवार। तो भैया परिवार नहीं है कि कोई बच्चा परिवार बोल दे हमारी तरह, खूनी रविवार यानी कि संडे, रविवार को कहते हैं संडे, और खूनी को क्या बोलेंगे कि ब्लडी संडे है भाई, कुछ इस तरीके से आएगा। अजीब सा लगता है सुनने में, हिंदी में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं किसी शहंशाह ने कोई बढ़िया से लाइन लगा दी हो कि खूनी रविवार कर देंगे, है कुछ इस तरीके का भाव आ रहा है यहाँ पे, इमोशंस निकल के आ रहे हैं खूनी रविवार में। हुआ ये कि रविवार को फादर गैपन के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस चल रहा था। क्या था? मजदूरों का जुलूस चल रहा था, यानी मजदूर हड़ताल पर थे और उनका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे फादर गैपन, लीड कर रहे थे बेसिकली, लीड मजदूरों को, ठीक है। जब जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा, कहां पहुंचा? विंटर पैलेस। जब ये जुलूस पहुंचा, पुलिस और कोसेक्स ने उन पर हमला बोल दिया, यानी कि जो पुलिस क्या उनके जो सिपाही थे उन्होंने इन मजदूरों पर हमला कर दिया एक तरीके से। उस हादसे में 100 से अधिक मजदूर मारे गए। 100 मजदूर मारे गए, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है एक साथ ही भी, और 300 से ज्यादा घायल हो गए। तो मतलब करीब करीब आपका 400-500 का आंकड़ा था, जिसमें से 100 मर गए, बाकी के घायल हो गए। इस घटना को ही खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस घटना से कई अन्य घटनाओं की शुरुआत हुई जिन्हें 1905 की क्रांति का नाम दिया गया, यानी कि खूनी रविवार से ही हमारा 1905 की क्रांति की शुरुआत हुई। खूनी रविवार क्या कह रहा है? खूनी रविवार क्या कह रहा है भैया? खूनी रविवार कह रहा है कि 1905 की क्रांति की बेसिकली क्या हो गई है? शुरुआत हो गई है, ठीक है। 1905 की क्रांति का नाम दिया गया और उसकी शुरुआत हो गई। डन। यहां तक आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अच्छा, क्लियर है। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जब हमारी क्लासेस ओवर हो जाती है और मैं कमेंट्स को देखता हूं तो मैं हर कमेंट को चेक करता हूं। तो पढ़ाई के अलावा अगर बच्चे जो मुझे इधर उधर की बात करते हुए दिखे, जैसे अक्सर कई बार बच्चों को मैंने देखा है, अरे भाई दोस्त बन जाओ, ये कर लो वो कर लो। अरे भाई ये बातें अगर करनी है आप लोगों को तो आप क्लास के बाहर जाके करिए, क्लास के अंदर ये बातें ना करिए। हम यहाँ पर पढ़ाने आए हैं ना, पढ़ाने आए हैं हम आपको, तो पढ़ाने आए हैं तो क्या होना चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो वापस आए टॉपिक पे। जी हाँ, बिल्कुल वापस आते हैं टॉपिक पे। अब देखिए कमाल की बात यह हुई है कि यहां तक सारा स्थिति बन गई, 1905 की क्रांति की शुरुआत हो गई है, तो पूरे देश में हड़ताल होने लगी। क्रांति आ गई है, हड़ताल हो गई है। छात्र संगठनों ने बहिष्कार शुरू कर दिया। छात्र पहले आते हैं, आप लोग यानी कि आए, बहिष्कार कर रहे हैं, भाई नहीं जाएंगे हम स्कूल, हम ये फला काम नहीं करेंगे, हम वो फला काम नहीं करेंगे, हम ये वाला काम भी नहीं करेंगे। बहिष्कार कर दिया, त्याग कर दिया, अपना ही नहीं रहे। एक ने तो कह दिया कि स्कूल जाऊंगा पर बिना कपड़ों के जाऊंगा, शर्ट पहन के नहीं जाऊंगा। वो अलग पिट रहा है स्कूल में कि भैया आता ही ना तू बाकी बच्चों की तरह, आया भी तो शर्ट नहीं पहन के आया, सलमान खान का फैन। तो कुछ बहिष्कार वाली एक स्थिति पनप गई और विश्वविद्यालय बंद करने पड़े। जी हाँ, सारे विश्वविद्यालयों को बंद करना पड़ गया। ठीक है, क्या कर दिया भैया? बंद करना पड़ गया इन चीजों को। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य मध्यम वर्ग श्रमिकों ने
मिलकर यूनियन बना लिया, यानी कि अब इन्होंने यूनियन की भी यूनियन बना ली। अब सारे ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका सारा बढ़िया सिस्टम बैठा पड़ा है, बढ़िया चल रहा है काम। वे एक संविधान सभा की मांग कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो ये क्रांति कहां पर जा रही है, ये क्रांति लेकर जा रही है हमें संविधान सभा की मांग तक। तो यहाँ पर हमारा जो ये बेसिकली आज का जो लेक्चर है, जिसके अंदर हमने कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ा। शुरुआत हमने करी किससे, रूस में समाजवाद से हमने शुरुआत करी है इसकी। रूस में समाजवाद जब हमने पढ़ लिया, तो रूस में समाजवाद पढ़ने के बाद हम लोगों ने जिक्र किया किसका, सोशल डेमोक्रेटिक किसानों का, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वगैरह का, कौन सहमत था कौन सहमत नहीं था, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी। साथ साथ हमने अनुशासन सदस्यों की संख्या, क्वालिटी नियंत्रित करने की जो बात कही थी हमारे क्या कहते हैं लेनिन ने, उसकी बात पर हमने जोर दिया। हम यहाँ पर लेनिन वाली बात को, यहाँ पे इस वर्ड को हम यहाँ मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेनिन का मानना था। तो ये वाली अगर मैं पॉइंट को हाईलाइट करता हूँ, विच मीन्स ये वाला पूरा की पूरा पैराग्राफ आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने 1905 की क्रांति के बारे में जाना, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना खूनी रविवार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में जाना हमने, खूनी रविवार, 1905 की क्रांति, और उसके बाद हमने खूनी रविवार के बारे में जानने का प्रयास करा। खूनी रविवार जब हमने जान लिया, तो हमने एक तरीके से ये भी देख लिया कि जब खूनी रविवार हुआ, 100 से अधिक श्रमिकों की मौत हुई। वहां से जो ये क्रांति है बेसिकली 1905 या उसके बाद की जो घटनाएं हैं, उनकी गति तेजी से बढ़ गई और लोगों ने, छात्रों ने बहिष्कार किया, विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे जैसे जो अन्य मध्यम वर्ग के जो श्रमिक थे, श्रमिक ये एक तरीके से नौकरी होते हैं भाई ये भी, ठीक है, तो इन सभी को क्या है, यूनियन ऑफ यूनियन बना लिया इन्होंने और एक संविधान सभा की इन्होंने मांग प्रारंभ कर दी। तो ये था बेटा आज की हमारी क्लास। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी। कमेंट्स आप लोगों ने कर दिए हैं जिन्हें मैं चेक कर लूंगा, तो घबराना मत कि भैया कमेंट्स पे ध्यान नहीं दिया गया है, अवश्य दिया जाएगा क्लास के बाद में। तो कमेंट्स करना है, लाइक कर दी देते हो आप, और अपनी इस क्लास को जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर दिया करो। क्लास के पहले अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है आपके साथ, और अगर पहले नहीं हो पाया है किसी कारण से, तो आप क्लास के बाद में भी इस क्लास को इधर उधर जहां पर भी शेयर करना है, जैसे भी करना है कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी बेटा आप लोगों से हमारी अगली क्लास में। कोशिश हमारी यही है कि अब हम इस अध्याय को थोड़ा सा जल्दी समाप्त करें, और जल्द ही हमें सफलता भी मिलेगी इस चीज में। थैंक यू सो मच बच्चों हमारे क्लास में जुड़ने के लिए। बाय बाय।